प्रणाम दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण से ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया, जिसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम शब्द व्यवस्था और शब्द संपदा के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द का अर्थ और वर्गीकरण पहले पढ़ते हैं। शब्द का अर्थ और उसका वर्गीकरण। शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ होता हो। शब्द क्या है? ध्वनियों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। किसी भी विकसित या प्रगतिशील भाषा की मूल विशेषता यह होती है कि उसमें विविध प्रकार के शब्द जुड़ते जाते हैं तथा वह अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों तथा संदर्भों के लिए प्रयुक्त होने लगती है। भाषा में किस किस प्रकार के शब्द हैं तथा प्रायः वे किस अनुपात में है, इन तथ्यों के माध्यम से उस भाषा के विकास के स्तर तथा स्वरूप आदि के संबंध में विश्लेषण किया जा सकता है। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। ऐसे प्रमुख आधार निम्नलिखित है। तो शब्द संपदा का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं? तो पहला, स्रोत की दृष्टि से। दूसरा, निर्माण या गठन की दृष्टि से। तीसरा, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से। और चौथा, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से। तो हिंदी की शब्द संपदा को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं: स्रोत के आधार पर, निर्माण या गठन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता के आधार पर। हम इन सभी आधारों पर हिंदी शब्दावली को वर्गीकृत कर सकते हैं। इन सभी वर्गीकरणों को क्रमशः विश्लेषण करते हुए हमें यह देखना चाहिए कि वे वर्गीकरण भाषा के स्वरूप की दृष्टि से कितने उचित हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार को पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा के शब्द भंडार को स्रोत की दृष्टि से पढ़ते हैं। स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार के विश्लेषण का अर्थ है कि विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। हिंदी के शब्द भंडार को स्रोत की दृष्टि से प्रायः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द को पढ़ते हैं, आगे तद्भव, देशज और विदेशज को देखेंगे। तो तत्सम अर्थात तत् अर्थात उसके, तत्सम सम का अर्थ समान, तत् माने उसके, सम का अर्थ समान। यहाँ उस का तात्पर्य किससे है? संस्कृत से। तत्सम में तत् माने उस, सम माने समान, और तत् का संबंध या तत् का अभिप्राय क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और ठीक उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते थे। चूँकि हिंदी संस्कृत से ही विकसित हुई भाषा है, अतः स्वाभाविक रूप से संस्कृत शब्द हिंदी के शब्द भंडार में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तत्सम शब्द अपनी जटिलताओं के कारण प्रायः बोलचाल की भाषा में कम प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द अपनी जटिलता के कारण प्रायः बोलचाल की भाषा में कम प्रयुक्त होते हैं और लिखित भाषा में अधिक प्रयोग होता है। लिखित भाषा में भी जटिल वैचारिक अभिव्यक्तियों जैसे यथा निबंध आलोचना में इनका प्रयोग अधिक होता है, जबकि मानवीय अनुभवों तथा यथार्थ पर आधारित विधाओं जैसे कहानी उपन्यास में ये प्रायः कम मात्रा में मिलते हैं। कोई रचना यदि ऐतिहासिक प्रसंग को लेकर चलती है तो स्वाभाविक रूप से वातावरण निर्माण के उद्देश्य से तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगता है। सामाजिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो
तत्सम शब्द प्रायः अभिजात वर्ग की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। शब्द भी सामाजिक अंतरों को गहराई से व्यक्त करते हैं। इसके प्रमाण के रूप में तत्सम शब्दों के प्रयोक्ता वर्ग को देखा जा सकता है। शब्द भी सामाजिक अंतरों को गहराई से व्यक्त करते हैं। इसके प्रमाण के रूप में तत्सम शब्दों के प्रयोक्ता वर्ग को देखा जा सकता है। कुछ तत्सम शब्द सरल प्रकृति के होते हैं, अतः वे समाज के एक बड़े हिस्से में प्रचलित हो जाते हैं, जैसे अंग, उपकार, साधु, महात्मा, जल, कल, नेता, मंत्री इत्यादि। इसके विपरीत कुछ तत्सम शब्द अति जटिल प्रकृति के होते हैं और समाज के सुशिक्षित वर्ग के लोग ही इनका प्रयोग कर पाते हैं, जैसे औषधालय, द्विचक्रिका, वायुयान, अंतर्भूत, बहिर्गमन इत्यादि। हिंदी साहित्य के इतिहास में तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति मुख्यतः छायावादी काव्य में मिलती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति मुख्यतः छायावादी काव्य में मिलती है। तुलसी की भाषा एक काव्य है में तत्सम शब्द अवधि की परवाह में आते हैं, तो प्रयोगवादी काव्य में तुलसी की भाषा में तत्सम शब्द अवधि के प्रवाह में आते हैं, तो प्रयोगवादी काव्य में तत्सम शब्द कई विजातीय शब्दों के साथ आते हैं। तत्सम शब्दों के आधार पर रचित गद्य साहित्य में शुक्ल जी के निबंधों को आचार्य द्विवेदी व अन्य लेखकों के ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा तथा नाटकों और सैद्धांतिक आलोचना को महत्वपूर्ण रूप में रखा जा सकता है। तत्सम शब्दों की अधिकता से निर्मित होने वाली भाषा पद्धति का उदाहरण इस प्रकार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब तद्भव शब्द को देखते हैं। तद्भव का अर्थ, तो तद्भव में पहला तत् अर्थात उससे, भव माने निर्मित, तद्भव तत् माने उससे, भव माने निर्मित। इसका अर्थ हुआ, तद्भव का अर्थ हुआ है कि जो शब्द संस्कृत के समान तो नहीं है पर संस्कृत से ही निर्मित है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द का अर्थ हुआ कि जो शब्द संस्कृत के समान तो नहीं है पर संस्कृत से ही निर्मित है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। भाषा के विकास की परंपरा में शब्दों की प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। संस्कृत के जो शब्द समय के साथ कुछ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं, देख सकते हैं। संस्कृत में उच्च तो हिंदी में ऊंचा, संस्कृत में ओष्ठ तो हिंदी में ओठ, संस्कृत में धूम्र तो हिंदी में धुआं, संस्कृत में दुर्बल तो हिंदी में दुबला, संस्कृत में क्षीर तो हिंदी में खीर, संस्कृत में बधिर तो हिंदी में बहरा। तो यह संस्कृत से ही निर्मित हुआ है, अर्थात उद्भव हुआ है, इसलिए इसको तद्भव कहा जाता है। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द भंडार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी संस्कृत से ही निर्मित पर उससे अलग भाषा है। तद्भव शब्द इस रूप में हिंदी के हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं। क्योंकि वे भी संस्कृत से ही निर्मित पर उससे अलग शब्द हैं। संस्कृत से हिंदी तक के भाषिक विकास को सरलीकरण की जिस परंपरा के रूप में विश्लेषित किया जाता है, तद्भव शब्द उसी परंपरा के आधार स्तंभ है। संस्कृत से हिंदी तक के भाषिक विकास को सरलीकरण की जिस परंपरा के रूप में विश्लेषित किया जाता है, तद्भव शब्द उसी परंपरा के आधार स्तंभ है। तद्भव शब्दों का प्रयोग प्रायः
तद्भव शब्दों का प्रयोग प्रायः लोक अनुभवों में आने वाले तथ्यों, विचारों, घटनाओं तथा वस्तुओं आदि के लिए किया जाता है। तद्भव शब्दों का प्रयोग लोक अनुभवों में आने वाले तथ्यों, विचारों, घटनाओं तथा वस्तुओं आदि के लिए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये शब्द मूलतः समाज के उस वर्ग तद्भव शब्द समाज के उस वर्ग से संबंधित होते हैं जो वर्ग शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से साधारण होता है। यह वर्ग जटिल भाषा का सरलीकरण करता रहता है क्योंकि भाषा का महत्व इनकी दृष्टि में सामान्य मानवीय अनुभवों को व्यक्त करना मात्र होता है, न कि जटिल सैद्धांतिक चिंतन या विश्लेषण करना। साहित्य परंपरा में भी ये शब्द उन रचनाकारों के साहित्य में ज़्यादा आते हैं। साहित्य परंपरा में भी तद्भव शब्द उन रचनाकारों के साहित्य में ज़्यादा आते हैं जो लोक धर्म का पालन करते हैं तथा आम जनता को साहित्यिक रचना के केंद्र में रखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इस प्रकार है: गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अब तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। यहाँ देश का अर्थ भाषा के अपने क्षेत्र से है। ये वे शब्द हैं जो लोक परंपरा में ही पैदा हुए हैं। देशज शब्द प्रायः ध्वन्यात्मक होते हैं। देशज शब्द प्रायः ध्वन्यात्मक होते हैं तथा ध्वनि के अनुकरण में ही बन जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं तो खर्राटा, भोंपू, हिनहिनाना, घर घर, चिड़चिड़ाना, किलकारी इत्यादि ये सब देशज शब्द है। और देशज शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, अर्थात जैसी ध्वनि होती है उसी से वह शब्द बन जाता है। देशज शब्दों और तत्सम शब्दों की प्रकृति में एक बात समान है। देशज शब्द और तत्सम शब्द की प्रकृति में एक बात समान है। ये दोनों ही परंपराएं वर्ग विशेष से संबंधित देशज और तत्सम दोनों ही परंपराएं वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण संपूर्ण समाज के लिए सुबोध नहीं होता है। तत्सम शब्द सामाजिक रूप से एक वर्ग विशेष अर्थात अभिजात वर्ग की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जबकि देशज शब्द भौगोलिक रूप से एक वर्ग विशेष अर्थात स्थान या प्रदेश की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। देशज शब्दों की मूल विशेषता यह मानी गई है कि उनमें किसी अंचल की लोक संस्कृति पूरी गहराई से व्यक्त होती है। देशज शब्दों की मूल विशेषता यह मानी गई है कि उनमें किसी अंचल की लोक संस्कृति पूरी गहराई से व्यक्त होती है। किसी भी संस्कृति के विशेष तत्व प्रायः देशज भाषा का निर्माण करते हैं। किसी भी संस्कृति के विशेष तत्व प्रायः देशज भाषा का निर्माण करती है, क्योंकि वे शब्द अन्य संस्कृतियों के लिए समान अर्थ में प्रयुक्त होने की क्षमता नहीं रखते। ये शब्द प्रायः ध्वन्यात्मक तो होते ही हैं, अर्थ व्यंजकता भी इनमें गजब की होती है। साहित्य में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग उन रचनाओं में होता है जो किसी विशेष क्षेत्र या अंचल से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य में मैला आंचल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है जो बिहार के एक पिछड़े गांव के जीवन को संपूर्णता में प्रदर्शित करता है। उपन्यास मैला आंचल में स्वाभाविक रूप से देशज भाषा का प्रयोग काफ़ी अत्यधिक मात्रा में हुआ है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं टन टनांग घड़ी घंट बजता है। टन टनांग घड़ी घंट बजता है। तिन तिरकट तिन्ना धिन्ना धाधा धिन्ना आरे कांचही बाँस के खाट रे खटोलना आखिर मंजू के रहे डोर।
चौथा देखते हैं विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द वे हैं जो हमारी भाषा क्षेत्र में विदेशी शब्द वे हैं जो हमारी भाषा क्षेत्र में नहीं जन्मे हैं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। विदेशी शब्द किसी भी भाषिक परंपरा में एक लंबे समय तक शुद्धतावादियों द्वारा अशुद्ध माने जाते हैं। विदेशी शब्द किसी भी भाषिक परंपरा में एक लंबे समय तक शुद्धतावादियों द्वारा अशुद्ध माने जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे भाषा में शामिल हो जाते हैं। जब भी दो संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती है तो भाषिक संक्रमण होता है और इसी प्रक्रिया में शब्दों का भी आदान प्रदान होता है। विदेशी शब्दों को स्वीकृति प्रायः इसलिए मिलती है कि जो विशेष बातें उस संस्कृति की है वे उन्हीं की भाषा में मिल सकती है। विदेशी शब्दों को स्वीकृति प्रायः इसलिए मिलती है कि जो विशेष बातें उस संस्कृति की है उन्हीं की भाषा में मिल सकती है, हमारी भाषा में नहीं। उदाहरण के लिए गंगा या अमेजन जैसी संस्कृति या स्थान विशेष से संबंध शब्द किसी भी अन्य भाषा में विदेशी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द मूल भाषा में होता है पर ज़्यादा प्रचलन के कारण विदेशी शब्द देशज शब्द को विस्थापित कर देते हैं। गंगा या अमेजन जैसे संस्कृति या स्थान विशेष से संबंध शब्द किसी भी अन्य भाषा में विदेशी ही हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द मूल भाषा में होता है पर ज़्यादा प्रचलन के कारण विदेशी शब्द देशज शब्द को विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर शब्द धीरे धीरे चिकित्सक का स्थान लेने लगा है। हिंदी में विदेशी शब्द मूलतः दो परंपराओं के हैं। एक परंपरा अरबी फारसी की है तो दूसरी परंपरा यूरोपीय भाषाओं की। भारतीय समाज में मध्यकालीन संक्रमण की प्रक्रिया में अरबी फारसी परंपरा के शब्द हिंदी में आए तथा आधुनिक काल के संक्रमण में यूरोपीय शब्द तेजी से आने लगा। संक्रमण के इन दोनों युगों में कई भाषाओं के शब्द हिंदी ने स्वीकार किए, जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। फारसी परंपरा से आए हिंदी में शब्द फारसी के नापसंद, चश्मा, कुश्ती, सितार, सरकार, हजार, उम्मीद ये सभी फारसी शब्द हैं जो हिंदी में शामिल हो चुके हैं। दूसरा कालीन, कैंची, बेगम, तोप, बहादुर ये सभी तुर्की शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। अजीब, अदालत, आदत, शराब, दुकान, दुनिया ये सभी अरबी शब्द हैं जो हिंदी में अब प्रचलित हैं। आगे देखते हैं तो यूरोपीय परंपरा से शब्द जो अब हिंदी में शामिल हो गए हैं। तो कलेक्टर, पेंशन, ऑपरेशन, लैंप, सूटकेस, साइकिल, स्कूटर ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो अब हिंदी में शामिल हो चुके हैं। कूपन, कारतूस ये फ्रेंच शब्द है जो हिंदी में शामिल हो चुके हैं। गमला, चाबी, नीलाम, बाल्टी, पादरी ये पुर्तगाली शब्द है जो हिंदी में शामिल हो चुके हैं। अन्य एशियाई परंपराओं के शब्द जो हिंदी में शामिल हो चुके हैं। रिक्शा एक जापानी शब्द है। चाय और लीची भी चीनी शब्द है जो हिंदी में शामिल हो गए हैं। विदेशी शब्दों का साहित्यिक प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि रचनाकार की सांस्कृतिक समझ कैसी है। विदेशी शब्दों का साहित्यिक प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि रचनाकार की सांस्कृतिक समझ कैसी है।
जो रचनाकार भाषा और संस्कृति की व्यापकता और परिवर्तनशीलता में विश्वास रखता है वह इन शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जो रचनाकार सांस्कृतिक आदान प्रदान की संकीर्ण नजरिए जो रचनाकार सांस्कृतिक भाषा के सांस्कृतिक आदान प्रदान को संकीर्ण नजरिए से देखता है वह इनसे यथासंभव बचने का प्रयास करता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रायः विदेशी भाषा विदेशी शासन के साथ आती है तथा राजभाषा और अभिजात वर्ग की भाषा बन जाने के कारण एक आभा मंडल से युक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी सांस्कृतिक रूप से भारत स्वाधीन नहीं हो सका है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के सामने सामान्य भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति को हीन समझता है। इन कारणों से विदेशी शब्दों का प्रयोग तेजी से बढ़ता है। ऐसी ही स्थिति भारतेंदु युग से पूर्व फारसी के प्रयोग को लेकर दिखाई देती है, जहां राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दूपन से युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दूपन से युक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह भाषा को उर्दूपन से बचाने का प्रयास कर रहे थे। साहित्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग समर्थ रचनाकार उचित संदर्भों में इस प्रकार करते हैं कि वे शब्द विजातीय प्रतीत नहीं होते। उदाहरण के लिए तुलसी ने राम के लिए जिस विशेषण का प्रयोग सर्वाधिक किया है वह गरीब निवाज है। तुलसी ने राम के लिए जिस विशेषण का प्रयोग सर्वाधिक किया है वह गरीब निवाज है। फारसी परंपरा का यह शब्द राम भक्ति धारा के विचारों में सामंजस्य कैसे बिठाता है, यही तुलसी की काव्य कला है। प्रेमचंद के उपन्यासों में विदेशी शब्दों का आवश्यक प्रयोग हुआ है और प्रयोगवाद तथा नई कविता में तो विदेशी शब्दों को खुली छूट दे दी गई है। एक उदाहरण देख सकते हैं। विचित्र प्रोसेसन गंभीर क्विक मार्च कलाबत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड। तो ये इसमें कितना सारा अंग्रेजी शब्द शामिल है जो हिंदी के स्थान पर है। आगे हम शब्द भंडार के इन चारों स्वरूप की समीक्षा करते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द संपदा का वर्गीकरण उपर्युक्त 4 वर्गों में किया गया। यह वर्गीकरण हिंदी भाषा विज्ञान की परंपरा में रूढ़ हो चुका है। जो हमने ये चारों विभाजन शब्द भंडार के पढ़ा, यह बहुत रूढ़ हो चुका है, पर इस विभाजन में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी ओर संकेत करना आवश्यक है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो इनमें से किसी एक वर्ग में शामिल नहीं होते। ये शब्द संकर शब्द होते हैं जो 2 प्रकार की परंपराओं के शब्दों के मिश्रित रूप होते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे पैशन प्रस्थ जिसमें अंग्रेजी फारसी, थानेदार तद्भव है और फारसी है। मोटर गाड़ी इसमें अंग्रेजी और तद्भव है। लाज शरम इसमें तद्भव है और फारसी है। ध्यातव्य है कि इन्हें सामान्यतः देशज शब्दों के अंतर्गत स्वीकार किया जा चुका है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी पूरी व्याख्या इस व्याकरण में नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए अंग्रेजी से लिए गए शब्द 2 प्रकार से प्रयुक्त हो सकते हैं। एक उसी रूप में जैसे वे अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं, तथा दूसरा मूल रूप से कुछ परिवर्तित रूप में संस्कृत के साथ रूप परिवर्तन होने पर हम उसका नया नामकरण करते हैं। किंतु अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा के शब्दों के दोनों प्रकार के प्रयोग विदेशी शब्द के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं।
ऐसी स्थिति में उन शब्दों की समग्र व्याख्या नहीं हो पाती जो विदेशी परंपरा से तो होती है, पर उनका रूप कुछ बदल गया है। उदाहरण के लिए एकेडमी जो अब अकादमी हो गया है, मैडम का माध्यम हो गया है जो हिंदी शब्द बन गया है। इस वर्गीकरण में देसी विदेशी शब्दों का अंतर भाषा के आधार पर किया गया है। इन वर्गीकरण में देसी विदेशी शब्दों का अंतर भाषा के आधार पर किया गया है, न कि देश की सीमाओं के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान में प्रयुक्त होने वाले शब्द हिंदी के नज़दीक होने के कारण विदेशज नहीं माने जाएंगे, जबकि भारत के ही कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु या कर्नाटक में उत्पन्न होने वाले शब्द विदेशज माने जाएंगे। यहाँ भाषाई क्षेत्रों तथा राजनीतिक सीमाओं का अंतर्विरोध सामने आने लगता है। तो हमने यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द भंडार का विभाजन पढ़ा। आगे हम निर्माण या गठन के दृष्टि से शब्द भंडार देखेंगे, लेकिन यह हम आगे के वीडियो में देखें। अभी के लिए यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।